चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की सीरीज के अंतर्गत जो अगला वीडियो है वह है ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर। ब्लूम टैक्सोनॉमी से बीएड एवं बीटीसी वाले बड़े अच्छी तरह से परिचित होंगे। जब उन्होंने अपनी कॉलेज टीचिंग, माइक्रो टीचिंग या स्कूल टीचिंग के दौरान लेसन प्लान बनाया होगा तो वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार पर ही बनाया होगा। और एनटीए नेट के सिलेबस में भी ब्लूम टैक्सोनॉमी है, तो इसलिए ब्लूम टैक्सोनॉमी टॉपिक उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी है क्या? तो टैक्सोनॉमी वर्ड का मतलब होता है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। तो ब्लूम का वर्गीकरण, इसे हिंदी में भी जानते हैं क्योंकि ये ब्लूम का वर्गीकरण है। तो ये वर्गीकरण क्या करता है? वास्तव में ये वर्गीकरण हमें ये बताता है कि हमारे अधिगम के क्षेत्र कौन कौन से हैं। यानी ब्लूम महोदय ने हमारे अधिगम के क्षेत्र को, यानी लर्निंग के डोमेन्स को जो है क्लासिफाइड किया था, वर्गीकृत किया था, यानी अधिगम के क्षेत्र का वर्गीकरण किया था। तो जैसा कि मैंने बताया कि ब्लूम, तो बेंजामिन ब्लूम महोदय ने इस वर्गीकरण को 1956 ईस्वी में दिया था और इनके इस वर्गीकरण को 2001 में संशोधित किया गया था, इसको रिवाइज्ड किया गया था। तो आइए देखते हैं क्रमशः कि ब्लूम टैक्सोनॉमी है क्या। जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है कि डिफाइन द फील्ड ऑफ लर्निंग, यानी ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो डिफाइन द फील्ड ऑफ लर्निंग मतलब अधिगम के क्षेत्र को परिभाषित करता है। यानी हमारे अधिगम के क्षेत्र कौन कौन से हैं। अधिगम मतलब सीखना, यानी हम कौन कौन से क्षेत्र के माध्यम से सीखते हैं। इसी को ब्लूम महोदय ने बताया, हमें वर्गीकृत किया, दिखाया कि कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। तो इन क्षेत्रों को ब्लूम महोदय ने डोमेन या परिसर या क्षेत्र नाम दिया। तो ये मुख्यतः 3 डोमेन में बांटा उन्होंने कि मनुष्य जो है वो 3 प्रमुख डोमेन या क्षेत्रों के माध्यम से सीखता है। सबसे पहला डोमेन जो है वो है कॉग्निटिव डोमेन, यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र। दूसरा डोमेन है अफेक्टिव डोमेन, यानी भावात्मक क्षेत्र। और तीसरा डोमेन है साइकोमोटर डोमेन, यानी मनोगतिकी क्षेत्र। अब हम जानते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन किससे किससे संबंधित हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन, जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि कॉग्निटिव डोमेन मतलब संज्ञानात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र मुख्यतः मस्तिष्क की संक्रियाओं यानी मेंटल ऑपरेशन से जुड़ा होता है। यानी हम मेंटल ऑपरेशन करके मेंटल ऑपरेशन का यूज करके जो कुछ भी सीखते हैं वो सारा तथ्य जो है वो कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम मानसिक संक्रिया करके क्या क्या करते हैं, जैसे हम सोचते हैं यानी थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझते हैं, कोई चीज़ पढ़ करके समझना, जैसे रिमेंबरिंग किसी चीज़ को याद कर लेना। तो ये सारी संक्रियाएं या प्रक्रियाएं जिसके माध्यम से होती हैं वो मस्तिष्क होता है। और मस्तिष्क जो है कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उससे जुड़ा हुआ है। दूसरा जो डोमेन प्रमुख है वो है अफेक्टिव डोमेन। अब अफेक्टिव डोमेन के माध्यम से हम क्या सीखते हैं? तो अफेक्टिव डोमेन जो है हमारा इमोशन, भाव, संवेग से जुड़ा होता है। कौन सी परिस्थिति में कैसा भाव उत्पन्न होगा, कहाँ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसे कहाँ स्नेह का भाव प्रकट करना चाहिए, कहाँ क्रोध का भाव प्रकट करना चाहिए, कहाँ मतलब खुशी का माहौल है तो वहाँ हंसना चाहिए, दुख का माहौल है तो वहाँ रोना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो संवेगों के माध्यम से हमें सिखाई जाती हैं, जैसे नैतिकता, गरीबों पर दया करनी चाहिए, पशुओं पर दया करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं, हम जो नैतिकता का भाव सिखाया जाता है छोटे से ही कि हमें कहाँ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यानी जो फीलिंग है वो सारी चीज़ें अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत आती हैं, यानी नैतिकता का भाव। और नैतिकता मुख्यतः जो है ये अफेक्टिव डोमेन जो है ये मुख्यतः हमारे हार्ट यानी हृदय से जुड़ा होता है, यानी सारी प्रक्रियाएँ जो हैं हृदय द्वारा संचालित होती हैं। तीसरा प्रमुख डोमेन है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन की हिंदी है मनोगतिकीय क्षेत्र। तो मनोगतिकीय क्षेत्र के अंतर्गत हमारी जो शारीरिक गतिविधियां होती हैं इनके माध्यम से हम कुछ सीखते हैं, जैसे हाथ पैर हिलाना, चलना, दौड़ना, कूदना, उछलना। और जितनी भी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से हम जो भी कोई कार्य करते हैं, साइकिल चलाना हो गया, गाड़ी चलाना हो गया, कार चलाना हो गया, क्रिकेट खेलना हो गया, किसी प्रकार के खेल में भाग लेना हो गया, नृत्य करना हो गया, सारी चीज़ों के बाद जो हम सीखते हैं वो सभी चीज़ें जो होती हैं वो साइकोमोटर डोमेन यानी मनोगतिकीय क्षेत्र द्वारा निर्धारित होती हैं, नियंत्रित होती हैं। और मनोगतिकीय क्षेत्र को संबंधित किया गया है हाथ से। हाथ चूँकि ये शरीर का एक भाग है इसलिए उसे संकेत के रूप में उससे रिलेट कर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि अगर ये तीनों डोमेन को देखा जाए ओवरऑल, तो कॉग्निटिव डोमेन हमारे हेड यानी सिर से संबंधित है, अफेक्टिव डोमेन हार्ट यानी हमारे हृदय से संबंधित है, और साइकोमोटर डोमेन हमारे हाथ यानी हैंड यानी हाथ से संबंधित है। तो यहाँ देखा गया कि हेड, हार्ट और हैंड का कॉन्सेप्ट भी आ गया, यानी ये हेड, हार्ट और हैंड का कॉन्सेप्ट को हम लोग परिचित हैं कि इसको 3H कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। और 3H कॉन्सेप्ट किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था।
तो चूंकि सिलेबस के में हमारे सिलेबस के पार्ट में कॉग्निटिव डोमेन ही है, यानी हमें केवल कॉग्निटिव डोमेन के बारे में ही जानना है, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन हमारे सिलेबस के पार्ट नहीं है, तो हम इस पर विस्तृत चर्चा नहीं करते हैं। हम केवल कॉग्निटिव डोमेन जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि इससे कौन कौन से प्रश्न आते हैं और पेपर में किस तरह के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं इससे। तो आगे वाली स्लाइड पर चलते हैं। जैसा कि कॉग्निटिव डोमेन, अब इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि यहाँ एक कुछ उप बिंदु यानी सब पॉइंट्स हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6, यानी कॉग्निटिव डोमेन को भी 6 भागों में बांट दिया गया है। क्रमशः है क्या क्या है? नॉलेज है, कॉम्प्रीहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, इवैल्यूएशन है और सिंथेसिस है। इसकी हिंदी भी जान लेते हैं। नॉलेज मतलब ज्ञान, कॉम्प्रीहेंशन मतलब हो गया बोध, एप्लीकेशन मतलब हो गया अनुप्रयोग, एनालिसिस मतलब हो गया विश्लेषण, इवैल्यूएशन मतलब हो गया मूल्यांकन और सिंथेसिस मतलब हो गया संश्लेषण। तो ये जो क्रम निर्धारित हुआ है ये एक निश्चित क्रम है। अब ये निश्चित क्रम किस रूप में निश्चित क्रम है इसके बारे में जानते हैं। तो अगर हम ये देखें कि जो पहले नंबर पे नॉलेज यानी ज्ञान है, तो इसमें सबसे कम मस्तिष्क का उपयोग होता है, यानी मनुष्य जो है सबसे कम मस्तिष्क का उपयोग इसी सब डोमेन या उप क्षेत्र में करता है। यानी कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत 6 सब डोमेन हो गए, उप क्षेत्र हो गए। तो जो पहला उप क्षेत्र है नॉलेज, इसमें सबसे कम मस्तिष्क का यूज करता है मनुष्य, यानी दिमाग का सबसे कम इस्तेमाल होगा नॉलेज में। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उसी प्रकार दिमाग का इस्तेमाल बढ़ता जाएगा, मतलब दिमाग की संक्रियाएं जटिल होती जाएंगी। जैसे नॉलेज से ज़्यादा दिमाग कहाँ लगेगा? कॉम्प्रीहेंशन में। कॉम्प्रीहेंशन से ज़्यादा दिमाग कहाँ लगेगा? एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन से ज़्यादा दिमाग का यूज कहाँ होगा? एनालिसिस में। एनालिसिस से ज़्यादा दिमाग का यूज कहाँ होगा? इवैल्यूएशन में। और सबसे अधिक जटिल प्रक्रिया यानी मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है? सिंथेसिस प्रक्रिया में। आइए अब हम क्रमशः जानते हैं कि नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस और इवैल्यूएशन, सिंथेसिस क्या है। इसे हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसा नॉलेज है, तो नॉलेज के आगे आप देख रहे हैं कि रिमेंबरिंग लिखा हुआ है। रिमेंबरिंग का मतलब होगा याद करना। तो नॉलेज का बस सीधा सा अर्थ यहाँ ये कि किसी चीज़ को बस सुन लेना और उसे अक्षरशः याद कर लेना। जैसे कि अगर हमसे कोई पूछे कि या कोई मुझे बताए कि मैं फलानी जगह पे रहता हूँ, या शहर का नाम बता दे कि मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो खाली ये सुन लेना कि वो लखनऊ में रहता है, उसे अक्षरशः याद कर लेना, मतलब वो लखनऊ में रहता है तो लखनऊ। या कोई अगर आपसे पूछे कि जैसे आप लोग सिद्धांत पढ़ते हैं कि कोई थ्योरी जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट की जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, या व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो आप लोगों बस क्या करते हैं, या अगर पूछा जाए कि आपका क्रियात्मक शोध किसने दिया था, कॉन्सेप्ट एक्शन रिसर्च है कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मतलब कोई सिद्धांत किसने दिया था, तो उस वैज्ञानिक का नाम आप बस याद कर लेते हैं। अगर आप थ्योरी न भी पढ़ें, केवल क्या है कि क्रियात्मक शोध किसने दिया था, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत जो है वो जीन पियाजे ने दिया था। तो किसी चीज़ को सुन करके बस याद कर लेना, जैसे किसी का नंबर याद कर लेना, कोई चीज़ को किसी सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम याद कर लेना, तो ये रिमेंबरिंग के अंतर्गत आता है। यानी कोई परिभाषा अगर बताई गई है, अच्छा उसको आप अक्षरशः याद कर लिए। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, बस इसको याद कर लिया। आपको मतलब नहीं, छोटा सा बच्चा भी है अगर, तो छोटा सा बच्चे को अगर आप बोले कि नाउन की परिभाषा याद कर लो तो तुरंत वो याद कर लेगा। अब उसको अगर उससे कहें कि इसको ज़रा और एक्सप्लेन करो तो वो नहीं बता पाएगा, बस उसको याद कर लिया है उसने। तो नॉलेज सबसे छोटी इकाई है जहाँ मस्तिष्क का सबसे कम यूज होता है, बस क्या ली उसको याद कर लेना होता है। जब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो कॉम्प्रीहेंशन आता है। तो कॉम्प्रीहेंशन में बेसिकली ये होता है कि अब हमें थोड़ा और दिमाग लगाने की ज़रूरत होगी। जैसे कि पहले वाले में क्या हुआ कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपने बोला कि जीन पियाजे ने दिया था, यानी बस आपको याद कर लिया। अब कॉम्प्रीहेंशन में जब आएंगे तो कॉम्प्रीहेंशन में ये होता है कि आपसे बोला जाएगा कि आपने जो सिद्धांत पढ़ा है उसे अपने शब्दों में बताइए, यानी आपने जो समझा है, कॉन्सेप्ट को जो समझा है, यानी अब कॉम्प्रीहेंशन में कॉन्सेप्ट को समझने वाली बात आ गई कि आपने जो कॉन्सेप्ट समझा है उसको अपने शब्दों में लिखिए। आपने जो परिभाषा याद की है, आपने जो उस परिभाषा को समझा है उसको अपने शब्दों में बताइए। तो अंडरस्टैंडिंग, यानी कॉम्प्रीहेंशन जुड़ा है किससे? अंडरस्टैंडिंग से। और अंडरस्टैंडिंग तब होगी जब किसी चीज़ को हम अच्छे से समझ जाएंगे, तभी हम उसे अपने शब्दों में बता सकते हैं। तो अगर इसमें क्या है, इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि जीन पियाजे की थ्योरी को अपने शब्दों में वर्णन करिए, एक्शन रिसर्च के बारे में बताइए या लिखिए अपने शब्दों में। अब तीसरा आता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन मतलब होता है अनुप्रयोग। एप्लीकेशन जो है वो डेली लाइफ के में यूज से होता है, मतलब जो आपने सीखा है, समझा है, उसको आप डेली लाइफ में कैसे यूज करेंगे। जैसे कि आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ ली कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था, वो नॉलेज में हो गया। संज्ञानात्मक सिद्धांत को अपने शब्दों में बताइए, ये हो गया कॉम्प्रीहेंशन में। और अब जो एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग में यह है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत का वास्तविक जीवन में क्या उपयोग है, यानी आपने क्या सीखा है उससे और उसे निजी जीवन में कैसे इस्तेमाल करेंगे, यानी कौन कौन से उसके अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशन है।
तो इसके बारे में अगर आप बता लेते हैं तो ये आपने एप्लीकेशन वाले सब डोमेन को जान लिया है। अब जब एप्लीकेशन से आगे बढ़ते हैं तो आता है एनालिसिस। एनालिसिस अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से थोड़ी मस्तिष्क की जटिल प्रक्रियाएं शुरू होती हैं, क्योंकि अब तक शुरू के जो 3 होते हैं, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन और एप्लीकेशन, जो होते हैं वो लो लेवल कॉग्निटिव डोमेन होते हैं, मतलब वहाँ दिमाग की कम ज़रूरत पड़ती है। अभी आगे वर्गीकरण में आप देखेंगे कि 1, 2, 3 जो होते हैं वो लो लेवल कॉग्निटिव डोमेन होते हैं। अब 4 से जो होता है यानी 4, 5, 6 जो होते हैं ये हाई लेवल कॉग्निटिव डोमेन होते हैं। यहाँ में मतलब यहाँ आपको ज़्यादा मस्तिष्क की यूज करने की ज़रूरत होगी, यानी दिमाग का ज़्यादा यूज करेंगे तब आप कोई चीज़ें कर पाएंगे। इसे एनालिसिस। तो एनालिसिस का हिंदी होती है विश्लेषण। विश्लेषण सामान्यतः क्या होता है कि आप लोग जानते भी होंगे कि किसी बड़ी समस्या को टुकड़ों में तोड़ देना, यानी छोटे छोटे पार्ट में करके तब इंडिविजुअली यानी प्रत्येक छोटे स्तर पर काम करना, समझना उसको और उन सब में आपस में संबंध स्थापित करके किसी चीज़ का जवाब देना। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ये है कि अगर आपको कोई पैराग्राफ मिलता है, जैसे नेट के पेपर में, सीटेट के पेपर में आपको पैराग्राफ मिलता है, तो पैराग्राफ क्या होता है, एक बड़ा होल पैराग्राफ रहता है। तो अब आपको उस पैराग्राफ के माध्यम से छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी पैराग्राफ तो होल है, यानी एक पूरे में पैराग्राफ है और उस आपको उत्तर किसका देना है, अलग अलग प्रश्नों का। तो आप पैराग्राफ को क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन बाय लाइन तोड़ते हैं, यानी लाइन बाय लाइन उसको पढ़ते जाते हैं, मतलब एक एक लाइन को पढ़ते जाएंगे। जब आप पूरी लाइनों को पढ़ लेंगे तो यानी टुकड़ों में बांट करके जब उसको आप पढ़ लेंगे तो फिर उसमें आप अंतर संबंध स्थापित कर लेंगे कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये लाइन, इसके बाद ये ओवरऑल ये मतलब ये पैराग्राफ ये कहता है। फिर आप आसानी से प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। जैसे कि ट्रांसलेशन का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर एक बड़ा सा ट्रांसलेशन आपको दे दिया जाए 2-3 लाइन का, तो आपको कहा जाए बनाओ, तो आपको ज़्यादा कठिनाई होगी। अपेक्षाकृत कि अगर आप उसको छोटे छोटे ट्रांसलेशन के भागों में बांट दें और तब उसका ट्रांसलेशन करें तो आप आसानी से ट्रांसलेशन बना सकते। गणित के सवाल में भी यही होता है कि अगर 4, 5, 6 लाइन का कोई औसत या प्रतिशत या चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल दे दिया जाए तो आपको लगेगा यार बहुत भारी सवाल है या बड़ा कठिन सवाल है, लेकिन जब आप उसको टुकड़ों में तोड़ के समझेंगे, यानी उसको पार्ट पार्ट करके डिवाइड कर देंगे और फिर उसको समझेंगे, तो आप बड़े आसानी से उस सवाल को सॉल्व कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेपर में दे दिया जाता है, यानी सवाल जो है वो एक ही लाइन का सवाल, लेकिन उसको झूठ में ही भाषा के माध्यम से उसको 4 से 5 लाइन का कर दिया जाता है, ताकि देखने में वो बहुत खतरनाक लगता है, बहुत बड़ा लगता है। लेकिन जब आप उसको तोड़ेंगे, तोड़ करके जब उस पर व्यक्तिगत स्तर पर एनालिसिस करेंगे, यानी उसका विश्लेषण करेंगे, तो चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। तो एनालिसिस के बाद आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन एनालिसिस से भी ज़्यादा जटिल प्रक्रिया, यानी ये मस्तिष्क का और ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ होता है। इवैल्यूएशन वही आदमी कर सकता है जो कि ऊपर की 4 डोमेन को उसने कर चुका है। यानी अगर आप कोई 2 सिद्धांत, इवैल्यूएशन बेसिकली 2 सिद्धांत के बीच में तुलना करने के लिए आता है, या कोई भी किताब है, कोई भी व्यक्ति है, उसकी समालोचना करना, उसके कार्य, जीवन के कार्यों का समालोचना करना, उसका मूल्यांकन करना, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप ऊपर के जो आपके 4 डोमेन हैं, यानी नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन और एनालिसिस, आपने उस टॉपिक पर कर चुके हो, तभी आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई, मान लीजिए कोई 2 सिद्धांत लेते हैं, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में जीन पियाजे की थ्योरी और वाइगॉस्की की थ्योरी ली। तो अब जीन पियाजे और वाइगॉस्की की थ्योरी का अगर आपको मूल्यांकन करना है तो उससे पहले आपको उस थ्योरी को नॉलेज, यानी उसको समझना होगा, जानना होगा यानी मतलब किसने दिया उस थ्योरी को। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन मतलब उसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा, यानी उस दोनों थ्योरियों में, सिद्धांतों में कौन कौन से प्रमुख कॉन्सेप्ट है उसको समझना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन, यानी वो थ्योरी दोनों किन किन सिचुएशन, यानी कौन कौन सी परिस्थितियों में काम करती है, आपको ये जानना होगा। और फिर एनालिसिस, यानी उस थ्योरी के हर पार्ट को, यानी छोटे से छोटे पार्टों के बारे में, यानी उसके एक एक लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट को अगर आप समझे रहेंगे दोनों थ्योरियों को, तब जा करके आप क्या बता सकते हैं कि इस थ्योरी में कौन अच्छा है, कौन बुरा है, दोनों में क्या क्या गुण दोष हैं। यानी मूल्यांकन हम तभी किसी आदमी का कर सकते हैं जबकि उसके विषय में हम लगभग सब कुछ जान चुके हों, तभी हम किसी का मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर हम किसी के बारे में जान ही नहीं रहे हैं, किसी सिद्धांत के बारे में, किसी व्यक्ति के जीवन कार्यों के बारे में, तो हम कैसे उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो मूल्यांकन अपेक्षाकृत एक जटिल प्रक्रिया, यानी यहाँ मस्तिष्क का अत्यधिक इस्तेमाल होता है और इसके लिए ऊपर के 4 डोमेन जो हैं उससे संबंधित सभी संक्रियाओं का पूरा होना जरूरी है। तो इवैल्यूएशन में हमने कोई 2 सिद्धांतों को जो है आपस में कंपैरिजन किया कि हाँ इस सिद्धांत में, ये सिद्धांत के ये गुण दोष हैं, इसके ये अच्छाई है, ये यहाँ अप्लाई होता है, इसको इस परिस्थिति में इस्तेमाल करना ज़्यादा लाभदायक होगा। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं इवैल्यूएशन के माध्यम से। और सबसे आखिरी जो है सिंथेसिस, यानी सबसे जो टॉप लेवल पर जो सब डोमेन है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा मस्तिष्क का यूज होता है, वो है आपका सिंथेसिस। सिंथेसिस की हिंदी है संश्लेषण। अब संश्लेषण शब्द से सभी लोग परिचित होंगे, यानी जोड़ना,
जैसे एनालिसिस यानी विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना यानी तोड़ देना, वैसे संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना। अब संश्लेषण सिंथेसिस जो है ये क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ है, यानी कोई नई चीज़ बनाना, कोई नई आइडिया, किसी प्रकार का नया आइडिया या विचार ये उत्पन्न करना, और उन विचारों या बहुत सारे विचारों को हम जो है आपस में जोड़ करके कोई एक नया विचार बना देते हैं। जैसे कि अगर हम टीवी का एग्जांपल लें तो टीवी के लिए मान लीजिए जी.एल. बेयर्ड महोदय ने सबसे पहले स्क्रीन के बारे में बनाया होगा, फिर उन्होंने विद्युत का इस्तेमाल किया होगा, उसके बाद उन्होंने मदरबोर्ड जहाँ पर सारी जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं उसको बनाया होगा, स्पीकर बनाए होंगे। तो इतनी सारी अलग अलग चीज़ों को, जो अलग अलग विचार थे, उन सारे विचारों को उन्होंने सम्मिलित कर दिया, यानी आपस में जोड़ करके क्या बना दिया, एक टीवी बना दिया। यानी ये सारे जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें थी, यानी स्पीकर था, तार था, बिजली थी, स्क्रीन था, ये सारे सिग्नल्स थे, तो ये सारी चीज़ें जो अपने अपने अलग अस्तित्व रखती थी, पर जी.एल. बेयर्ड महोदय ने इन सब को मिला दिया, आपस में संश्लेषित कर दिया और एक नया विचार उत्पन्न किया कि इससे एक ऐसी चीज़ बन सकती है जिससे कि हम दृश्यों को जो है पर्दे पर देख सकते हैं। तो उससे उन्होंने एक टीवी का निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार संश्लेषण सबसे जटिल प्रक्रिया, यानी हमें एक नया तरीका खोजना है, हमें एक किस प्रकार चीज़ों को संश्लेषित करें कि एक नया विचार उत्पन्न हो जाए। तो कोई नई चीज़ बनाने में, जैसे किसी चीज़ की कॉपी करने में तो कम समय लगता है, पर कोई नई चीज़ बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए सिंथेसिस जो है वो सबसे जटिल प्रक्रिया मानी जाती है। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे जटिल प्रक्रिया यानी सबसे ज़्यादा मस्तिष्क का इस्तेमाल कौन से सब डोमेन में होता है, तो आप उत्तर देंगे सिंथेसिस में, और सबसे कम जो है वो नॉलेज में होता है। तो इसमें शुरुआत की स्लाइड में मैंने बताया था कि ब्लूम के वर्गीकरण में एक संशोधन हुआ था 2001 में। तो वो संशोधन यही था कि किसी किसी किताबों में आपको इवैल्यूएशन जो है यानी 5वें नंबर वाला सबसे टॉप पे दिखेगा, यानी इवैल्यूएशन में सबसे ज़्यादा मस्तिष्क का यूज होता है। लेकिन 2001 में यही संशोधन हुआ कि जो इवैल्यूएशन को 5वें नंबर पे कर दिया गया और सिंथेसिस को 6ठे नंबर पे कर दिया गया। तो अभी फ़िलहाल में आपका यही वर्गीकरण है जो कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि 6ठे नंबर पे सिंथेसिस है और 5वें नंबर पे इवैल्यूएशन है, यही सही है। अभी 2001 के संशोधन के अनुसार 5वें नंबर पे इवैल्यूएशन है, 6ठे नंबर पर सिंथेसिस। यानी अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल या मस्तिष्क की संक्रियाओं का इस्तेमाल किस में होता है, तो आप बताएंगे सिंथेसिस में। अब अगली स्लाइड में देखते हैं, एक वर्गीकरण रह गया है उसको भी देख लेते हैं, लो लेवल कॉग्निटिव डोमेन्स और हाई लेवल कॉग्निटिव डोमेन्स। तो जैसे मैंने बताया शुरू में कि 6 सब डोमेन हैं, अगर 6 सब डोमेन है तो ऊपर के जो 3 हैं आपके वो लो लेवल कॉग्निटिव डोमेन कहलाते हैं, मतलब वहाँ कम मस्तिष्क का इस्तेमाल होता है। और जो नीचे के 3 डोमेन हैं जैसे एनालिसिस, एवेल्युएशन और सिंथेसिस, यहाँ पर ज़्यादा मस्तिष्क का इस्तेमाल होता है, तो इसे हाई लेवल कॉग्निटिव डोमेन्स कहते हैं। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि नॉलेज किस प्रकार का डोमेन है, तो आप बताएंगे कि लो लेवल कॉग्निटिव डोमेन है। कोई पूछे सिंथेसिस किस प्रकार डोमेन है, तो आप बताएंगे हाई लेवल कॉग्निटिव डोमेन्स है। और याद करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि नॉलेज में सबसे कम मस्तिष्क का इस्तेमाल होता है, केवल याद कर लेना किसी चीज़ को, और सिंथेसिस में सबसे ज़्यादा मस्तिष्क का इस्तेमाल होता है। यानी हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें दिमाग में आती हैं, तब जाकर के किसी चीज़ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार ब्लूम टैक्सोनॉमी यहीं समाप्त होती है। आप लोग के लिए अब आने वाले वीडियो में कुछ नई थ्योरी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।